श्रेया का दिल उसे रोहन के पास जाने को कह रहा था, पर दिमाग उसे रोक रहा था। लेकिन तभी उसने देखा कि रोहन दर्द से कराहते हुए एक बेंच पर बैठ गया। ये देखकर श्रेया खुद को रोक नहीं पाई। रोहन, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोलो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। बताओ क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, बस ये पुरानी चोट है। आज अचानक दर्द हो रहा है। पुरानी चोट? दिखाओ मुझे, मैं मेडिकल टीम से हूँ। तुम्हें ठीक रखना मेरा काम है। रोहन ने मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्रेया ने जबरदस्ती उसकी जैकेट हटा दी। जैकेट के नीचे पहनी टी शर्ट खून से भीगी हुई थी और कंधे पर किसी जानवर के पंजों के गहरे निशान थे, जिसे देखकर श्रेया के होश उड़ गए। ये क्या है रोहन? ये निशान, ये तो किसी... अरे मैंने कहा ना श्रेया, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं है? तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। ये चोट तुम्हें कैसे लगी? ग्राउंड में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच सच बताओ, क्या ये उन्हीं लोगों ने किया है जो मुझ पर हमला कर रहे हैं? बोलो रोहन। रोहन ये बात सुनकर खामोश बैठा रहा। वो श्रेया की आंखों में अपने लिए चिंता देख सकता था, लेकिन वो उसे सच बताकर उसकी जिंदगी और खतरे में नहीं डालना चाहता था। तुम इन सबसे दूर रहो श्रेया, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कैसे दूर रहूं? हर बार कुछ होता है और तुम मेरे सामने आ जाते हो घायल होकर। मुझे जवाब चाहिए रोहन, मुझे सच जानना है। आखिर ये हो क्या रहा है और कौन है ये अजीब से दिखने वाले लोग? मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। ये कहकर रोहन ने अपनी जैकेट उठा ली और दर्द में कराहता हुआ वहाँ से चला गया। श्रेया हजारों अनसुलझे सवालों के साथ वहीं खड़ी रोहन को जाते हुए देखती रही। शायद रोहन से मुझे खतरा नहीं है, बल्कि वो मुझे हर खतरे से बचा रहा है। और मुझे लगता है इस वक्त जो भी रोहन के पीछे है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। रोहन की हालत देखकर श्रेया के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके थे। आज पहली बार उसकी आंखों में रोहन के लिए फिक्र दिखाई दे रही थी। घर आने के बाद भी श्रेया रोहन के बारे में ही सोच रही थी। आज उसके मन में रोहन के लिए सब कुछ बदल गया था। रोहन का वो घायल रूप, उसके कंधे पर लगे जानवरों जैसे पंजों के निशान और उसकी आंखों में छिपी वो बेबसी, ये सब श्रेया के दिमाग में किसी फिल्म की तरह चल रही थी। रोहन के कंधे पर वो निशान, वो कोई आम निशान नहीं था, वो किसी जानवर का पंजा लग रहा था। रोहन अकेला उन सब से लड़ रहा है, वो भी मेरे लिए। लेकिन क्यों? और कौन है ये अजीब से लोग जो हम दोनों के पीछे पड़े हैं? आखिर ये सब हो क्या रहा है? रोहन मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? ये बात सोचते हुए श्रेया अपना फोन उठाकर रोहन का भेजा हुआ वो मैसेज फिर से पढ़ने लगी। कल सुबह 10 बजे सिटी पार्क के पुराने ओक ट्री के पास मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं उससे मिलने नहीं गई, मैंने उस पर यकीन नहीं किया। शायद मुझे उसे एक मौका देना चाहिए। मुझे सच जानना ही होगा। तभी उसे दरवाजे की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही श्रेया बेड से उठकर खड़ी हो गई। उसने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर नैना थी। नैना श्रेया की सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि पड़ोसन भी थी। नैना का घर बगल में ही था, इसलिए उसका श्रेया के घर आना जाना दिन रात लगा रहता था। सोई नहीं अभी तक? मुझे लगा ही था। देख, मैं तेरे लिए हॉट चॉकलेट लाई हूँ। आंटी ने बताया कि तूने आज डिनर भी ठीक से नहीं किया। थैंक्स नैना, यार आज डिनर करने का मन ही नहीं था। ये बात सुनकर नैना श्रेया की आंखों में देखने लगी। तू अभी भी उसी के बारे में सोच रही है ना रोहन? नैना, मुझे लगता है हम उसे गलत समझ रहे हैं। गलत? क्या गलत? श्रेया, उसने शनाया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। तू भूल गई क्या? लेकिन आज उसके कंधे पर जो चोट लगी हुई थी वो बहुत गहरी, ऐसा लग रहा था किसी जानवर ने। अगर उसने खुद लगाई हो तो तेरी सिंपैथी लेने के लिए। श्रेया, तू सच में बहुत भोली है। वो लड़का मैनिपुलेटर है। वो तुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है ताकि तू उसके जाल में फंस जाए। मेरी बात मान, उससे दूर रह। तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। नैना की बातों ने श्रेया के मन में फिर से कंफ्यूजन पैदा कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात पर यकीन करे, अपनी आंखों पर जिसने रोहन को घायल देखा था या फिर अपनी सबसे अच्छी दोस्त पर जो बचपन से उसके साथ थी। वहीं श्रेया को कंफ्यूज देखकर नैना मन ही मन खुश हो रही थी। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकती श्रेया, किसी का भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ संकेत की जलन अब एक खतरनाक जुनून में बदल चुकी थी। रोहन की बढ़ती पॉपुलैरिटी और श्रेया को उसकी तरफ हल्का सा झुकाव संकेत को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया था कि वो रोहन के खिलाफ कोई ऐसा सबूत ढूंढेगा और उसे किसी न किसी ऐसे बड़े जाल में फंसाएगा जिससे रोहन को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाए। उसने एक प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक आधी रात के बाद जब पूरा कॉलेज खाली हो चुका था
तो वो चुपके से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड रूम में घुस गया। इसका कोई तो रिकॉर्ड होगा, पुराना स्कूल, घर का पता, कुछ तो मिलेगा। उसने आर सेक्शन की सारी फाइलें छान मारी, लेकिन रोहन के नाम की कोई फाइल ही नहीं थी। इम्पॉसिबल, हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है, इसका क्यों नहीं है? बहुत देर ढूंढने के बाद भी संकेत के हाथ कुछ नहीं लगा और तभी उसकी नजर कोच के पर्सनल लॉकर पर गई। उसने अगले ही पल जेब से एक पेन निकाली और किसी एक्सपर्ट की तरह लॉकर का ताला खोलने की कोशिश करने लगा। और फिर क्या, अगले कुछ ही सेकंड बाद ताला खुल गया। लॉकर खुलने के बाद वो अंदर रखी फाइल को देखने लगा और तभी अंदर कुछ फाइलों के बीच उसे एक भूरे रंग का लिफाफा मिला जिस पर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था। संकेत ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला तो उसे अंदर रोहन के एडमिशन फॉर्म की एक कॉपी दिखाई दी। नाम रोहन, पेरेंट्स अज्ञात, पता आशियाना अनाथालय पंचगनी, गार्जियन जॉन डिसूजा। अनाथ तो ये है मिस्टर स्टार प्लेयर का सच, और ये आशियाना अनाथालय, ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। संकेत ने जल्दी से फॉर्म की और उसके साथ रखी फोटोज को अपने फोन में कैप्चर कर लिया। अब आएगा ना मजा। पूरे कॉलेज में हीरो की तरह घूमने वाले लड़के को अपने माँ बाप के बारे में ही नहीं पता। जब ये बात सबको पता चलेगी तो बेचारे की तो बहुत इंसल्ट होगी। और ये आशियाना यहाँ जाकर भी इस हीरो के बारे में पता करता। संकेत ने ये बात सोचते हुए डॉक्यूमेंट्स लॉकर में रख दिए और तब ये पाँव वहाँ से निकल गया। ठीक इसी वक्त वर्मा इंडस्ट्री के टॉप फ्लोर पर विक्रम वर्मा अपनी स्क्रीन पर लाइव फीड देख रहा था। उसके जासूस जो कॉलेज में स्टूडेंट्स बनकर घूम रहे थे उसे हर पल की रिपोर्ट दे रहे थे। हेलो सर, सब्जेक्ट आर आज फिर घायल था। लगता है दूसरे इंसानी भेड़ियों ने उस पर हमला किया था। ये बात सुनकर विक्रम वर्मा स्क्रीन पर रोहन की तस्वीर देखने लगा। अच्छा है, उन्हें लड़ने दो। जितनी बार वो लड़ेगा उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी। और उसकी हीलिंग पावर, क्या वो नॉर्मल से तेज हुई या नहीं? जी सर, हमारी थर्मल स्कैनिंग रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर का मेटाबॉलिज्म और सेल रीजेनरेशन रेट किसी भी इंसान से 50 गुना ज्यादा है। उसका डीएनए भी नॉर्मल नहीं है। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो रहा है। ये कहते हुए विक्रम की आंखों में गहरी चमक दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी सामने स्क्रीन पर एक दूसरी विंडो खुल गई जिसमें संकेत की फोटोज थी और उनमें वो रिकॉर्ड रूम से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। ये कौन है? सर, इस लड़के का नाम संकेत है और ये भी सब्जेक्ट आर के पीछे पड़ा है। शायद इसने सब्जेक्ट आर का अनाथालय वाला रिकॉर्ड निकाल लिया है। ओह, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये लड़का हमारे काम आ सकता है। इसे करने दो जो ये कर रहा है। जितना ज्यादा ड्रामा और कंफ्यूजन होगा, रोहन उतना ही अकेला पड़ेगा। और जब वो पूरी तरह टूट जाएगा तब उसके शरीर में वो पावर एक्टिवेट होगी जिसकी मुझे सालों से तलाश है। और तब तक हम अपना आखिरी दांव खेलेंगे। अच्छा सुनो, लड़की पर बराबर नजर रखना, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वक्त आने पर वो लड़की हमारे बहुत काम आने वाली है। यस सर। विक्रम ने तुरंत कॉल काट दिया और स्क्रीन पर रोहन की फोटोज देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में कमीनापन साफ दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ पूरी रात सोचने के बाद अगले दिन श्रेया हिम्मत करके रोहन के पास गई। रोहन प्रैक्टिस के बाद अकेला बैठा था और अपने कंधे को सहला रहा था। रोहन, श्रेया, तुम्हारी चोट कैसी है अब? पहले से बेहतर है। रोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो मैसेज जो तुमने मुझे भेजा था और तुम्हारी ये चोट, मैं जानना चाहती हूँ कि। इससे पहले कि श्रेया अपनी बात पूरी करती, नैना भी वहाँ आ गई। श्रेया, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे मना किया था ना इसके पास आने से। नैना प्लीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रेया से बात करने की? तुम समझ क्या रहे हो खुद को? एक बार कह दिया ना कि वो तुमसे दूर रहना चाहती है, तुम्हें बात समझ में नहीं आती। शनाया से मन भर गया तो श्रेया के पास आ गए। नैना, मेरे और शनाया के बीच कुछ नहीं है। उस दिन जो भी हुआ उसके पीछे का सच कुछ और था, और अभी श्रेया और मैं बात कर रहे हैं, तुम बीच में मत बोलो। मैं बोलूंगी क्योंकि श्रेया मेरी दोस्त है और मैं उसे तुम जैसे लड़कों से बचा कर रहूंगी। तुम सब एक जैसे होते हो, पहले भरोसा जीतते हो और फिर दिल तोड़ देते हो।
नैना की आंखों में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा था, जैसे वो रोहन से नहीं बल्कि अपने किसी पुराने जख्म से चिढ़ रही हो। नैना बस करो, सब लोग देख रहे हैं, चलो यहाँ से। इससे पहले की बात आगे बढ़ती, श्रेया नैना को खींचकर वहाँ से ले गई। रोहन वहीं खड़ा रहा। आसपास खड़े लोगों की नजरें उसी पर टिकी थी, लेकिन रोहन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसे आज पहली बार नैना के गुस्से के पीछे सिर्फ जलन नहीं बल्कि एक गहरा दर्द महसूस हुआ। इस नैना को क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे वो श्रेया के लिए नहीं अपने लिए लड़ रही है। रोहन ये बात सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। रोहन ने फोन निकाला। स्क्रीन पर वही अननोन नंबर था और मैसेज में लिखा था, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम बिल्कुल अकेले हो रोहन, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं। आखिर ये कौन है? मुझे पता करना होगा। मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। ये बात सोचते हुए रोहन वहाँ से निकल गया। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे। 2 दिन बाद कॉलेज में एनुअल फेस्ट की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। पूरा कैंपस तरह तरह की चीजों से सजा हुआ था। हर तरफ हंसी मजाक और खुशी का माहौल था। इस फेस्ट की वजह से स्पोर्ट्स मेडिकल टीम और फुटबॉल टीम को एक साथ मिलकर स्पोर्ट्स जोन की जिम्मेदारी दी गई थी। इसका मतलब था न चाहते हुए भी श्रेया को रोहन के साथ वक्त बिताना पड़ रहा था। ठीक है टीम, तो स्टॉल नंबर 12 हमारा है। रोहन, तुम और श्रेया डेकोरेशन और फर्स्ट एड सेटअप देखोगे, ओके? श्रेया, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, सबको साथ मिलकर काम करना, ठीक है? ओके सर। श्रेया ने तिरछी नजरों से रोहन को देखा। दोनों की आंखों में एक अजीब सी झिझक थी। वहीं नैना ये सुनकर जल भुनकर राख हो गए। रोहन और श्रेया चुपचाप काम कर रहे थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे कुछ देर के बाद रोहन ने तोड़ने की कोशिश की। श्रेया, ये पोस्टर यहाँ ठीक लगेगा? सही है, लगा दो। श्रेया, क्या हम एक बार ठीक से बात कर सकते हैं? किस बारे में? उसी बारे में जिसके बारे में तुम जानना चाहती हो और मैं बता नहीं पा रहा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट करो। श्रेया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर रोहन के कंधे पर गई। इसकी चोट पूरी तरह से गायब हो गई, निशान तक नहीं है। ये कैसे हो सकता है? श्रेया की हैरानी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। रोहन समझ गया था कि श्रेया उसके कंधे पर लगी चोट के बारे में ही सोच रही थी। कहीं श्रेया मना ना कर दे मेरी हीलिंग पावर। ये पहले से बहुत तेज हो गई है। मुझे खुद भी अजीब लग रहा है, इतनी बड़ी चोट इतनी जल्दी सही हो गई। रोहन, अभी काम कर लेते हैं, मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी मैं ये सारी बातें नहीं करना चाहती। इससे पहले कि रोहन को जवाब देता, श्रेया अपने काम में लग गई और रोहन का चेहरा एक बार फिर मायूसी में डूब गया। कॉलेज के काम के बाद रोहन वापस घर आ गया। जाहिर था वो आज भी श्रेया से बात नहीं कर पाया था, लेकिन उसकी अपनी रिसर्च जारी थी। वो उस पुराने अखबार की कटिंग और अपने लॉकेट के निशान के बारे में और जानने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी बढ़ती ताकत और उसके अतीत के बीच कोई गहरा कनेक्शन था। जंगल की आग, जानवरों के निशान और मेरे माँ बाप का गायब हो जाना, ये सब एक ही रात में हुआ। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ है। ये सोचते हुए रोहन ने इंटरनेट पर पंचगनी के जंगलों की आग के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसे 20 साल पुरानी कई खबरें मिली, लेकिन एक लोकल ब्लॉगर के आर्टिकल ने उसका ध्यान खींच लिया। ये आर्टिकल बहुत अलग लग रहा है। ये सोचते हुए वो आर्टिकल पढ़ने लगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि वो आग कोई आम आग नहीं थी, वो 2 बड़े गुटों की लड़ाई का नतीजा थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो लड़ाई चांद के 2 बच्चों के बीच हुई थी, जो उस जंगल को अपना घर मानते थे। चांद के बच्चे, ये शब्द पढ़कर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे वो किसी बहुत बड़े राज के दरवाजे पर खड़ा हो। चांद के बच्चे, इसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं लिखने वाला मेरे जैसे लोगों की बात तो नहीं कर रहा? क्या मेरे माँ बाप भी? मुझे इस रिपोर्टर से मिलना होगा, वो भी जल्द से जल्द। हो सकता है इसमें कुछ देखा हो, इसे कुछ पता हो। रोहन की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही थी। वो अगले ही पल उस रिपोर्टर का नाम ढूंढने में जुट गया। एक तरफ रोहन श्रेया के पास आने का मौका ढूंढ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ शनाया और संकेत
फिर से रोहन को फंसाने का प्लान बना रहे थे। शनाया कैंटीन में हुई बेइज्जती को भूली नहीं थी, इसलिए उसने अगले ही दिन रोहन को फिर से फंसाने के लिए एक खतरनाक प्लान बना लिया। ए शनाया, इस बार तुम क्या करने की सोच रही हो? पिछली बार का नतीजा देखा था ना, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लोग अभी भी रोहन रोहन नाम की माला ही जप रहे हैं। फिक्र मत करो, इस बार मैं रोहन की दुखती रग पर वार करने वाली हूँ, और वो है श्रेया। आज मैं जो करने वाली हूँ वो देखकर श्रेया खुद रोहन से नफरत करने लगेगी। तुम बस श्रेया को टाइम पर स्टोर रूम भेज देना। ये कहते हुए शनाया एक जूनियर स्टूडेंट के पास चली गई और उसे कुछ पैसों के साथ एक छोटा सा लेटर दे दिया। तुम्हें बस ये मैसेज रोहन को देना है कि श्रेया उसे ऑडिटोरियम के पीछे वाले स्टोर रूम में बुला रही है। कहना कि श्रेया तुमसे अपने दिल की बात करना चाहती है, वो बहुत रो रही थी। समझे? जी समझ गई। प्लान तैयार था। जूनियर स्टूडेंट अगले ही पल रोहन के पास चली गई। शनाया को अब बस सही मौके का इंतजार था। वो सभी की नजरों से बचते हुए स्टोर रूम में चली गई। फेस्ट की तैयारियों के बीच उस जूनियर ने रोहन को वो झूठा लेटर पकड़ा दिया। लेटर में श्रेया का नाम देखते ही वो आसपास देखने लगा, लेकिन श्रेया आसपास नहीं थी। इसलिए रोहन तुरंत ऑडिटोरियम के पीछे वाले स्टोर रूम में चला गया। श्रेया, क्या तुम यहीं हो? स्टोर रूम में जाते ही रोहन को आसपास घना अंधेरा दिखाई दिया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो उसे सामने से एक लड़की आते हुए दिखाई दी। उस लड़की ने आते ही दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। श्रेया, क्या ये तुम हो? वो लड़की धीरे धीरे रोहन के करीब आ गई। करीब आते ही रोहन को शनाया का चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मुझे यहाँ बुलाया और तुमने दरवाजा लॉक क्यों किया? श्रेया कहाँ है? तुमने कहीं श्रेया के साथ? ओह श्रेया, हमेशा श्रेया। कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो रोहन। मैं तुमसे बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। दरवाजा खोलो अभी के अभी। इतनी जल्दी क्या है रोहन? उस दिन के लिए सॉरी, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम अंदर से बहुत अकेले हो। तुम्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो तुम्हें समझे, तुम्हारे इस अकेलेपन को समझे, और मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ। शनाया बात करते करते रोहन के बेहद करीब आ गई और उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी, लेकिन रोहन ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। दूर रहो मुझसे। उस दिन इतना बड़ा तमाशा करने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। मुझे हाथ मत लगाना, दूर रहो मुझसे। इतना कहकर रोहन ने शनाया को धक्का दे दिया और शनाया दूर जा गिरी, मगर उसने हार नहीं मानी। वो दोबारा उठी। लेकिन क्यों? क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है, या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती हूँ? रोहन, पूरा कॉलेज मेरा दीवाना है, और तुम? रोहन शनाया को अनदेखा कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन शनाया ने तुरंत उसे पीछे से पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ घुमाकर अचानक उसे किस करने लगी। रोहन शनाया को हटाने लगा, लेकिन शनाया ने उसे दोनों हाथों से जकड़ रखा था और उसके होंठों को बेतहाशा चूमे जा रही थी। और ठीक उसी पल दरवाजा खुल गया और श्रेया ने उन दोनों को देख लिया। श्रेया के साथ संकेत भी खड़ा था, जो श्रेया को ये कहकर लाया था कि रोहन ने उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है। शनाया और रोहन को किस करते देखकर श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल में संकेत के दिए जख्म एक बार फिर हरे हो गए। रोहन। श्रेया को सामने देखकर रोहन ने झटके से शनाया को खुद से दूर कर दिया। श्रेया, नहीं, ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। इसने मुझे फंसाया है। श्रेया कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मैंने तुम पर यकीन करने की गलती कैसे कर दी? नैना सही थी, पापा सही थे, सब सही थे, मैं ही गलत थी जो सोच रही थी कि तुम शायद अच्छे लड़के हो। श्रेया, नहीं, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। चुप! आगे एक भी शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रेया का दिल भारी हो गया और वो रोती हुई वहाँ से भाग गई। उसे जाते हुए देखकर संकेत और शनाया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। गेम ओवर मिस्टर रोहन। ये तुमने क्या किया? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब जाओ और मनाओ अपनी उस बेचारी श्रेया को। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कैंटीन में मैंने तुम्हारी बकवास सुन ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो आए वो बक दो। आइंदा कुछ करने और कुछ बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। हाँ, चल अब घूर मत, निकल यहाँ से। रोहन की आंखें गुस्से में जल रही थी, लेकिन इस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा अहम था श्रेया को मनाना, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल गया। स्टोर रूम का वो मंजर श्रेया के दिल में किसी शीशे की तरह चुभ गया था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस भाग रही थी, उस जगह से, उस लड़के से और शायद खुद से भी।
धोखा, फिर से वही सब। मैंने कैसे सोच लिया कि रोहन अलग है? मैंने क्यों से एक मौका देने के बारे में सोचा? मैं कितनी बेवकूफ हूँ। रोहन पागलों की तरह उसके पीछे भाग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। श्रेया रुको, प्लीज मेरी बात सुनो श्रेया। रोहन ने तेजी से आगे जाकर श्रेया का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया, लेकिन श्रेया ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। श्रेया प्लीज, जो तुमने देखा वो सच नहीं है। वो शनाया की चाल थी। उसने मुझे धोखे से वहाँ बुलाया था और फिर क्या? मैंने अपनी आंखों से जो देखा वो क्या था? तुम दोनों। मैं उसे धक्का देने ही वाला था। उसने जबरदस्ती मुझे पकड़ रखा था। यकीन करो मेरा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। श्रेया मैं सच कह रहा हूँ। यकीन? तुम्हारी किस बात का यकीन करूं रोहन? और कौन सा? वही यकीन जो मैंने संकेत पर किया था, वही यकीन जो हर बार टूट जाता है। मुझे अब किसी पर यकीन नहीं करना। श्रेया मैं संकेत जैसा नहीं हूँ। तुम उससे भी बदतर हो। कम से कम उसने मुझे धोखा देने के बाद झूठी हमदर्दी का नाटक तो नहीं किया था। दूर रहो मुझसे। आई हेट यू, आई जस्ट हेट यू। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नफरत, ये शब्द सुनकर रोहन वहीं जम सा गया। श्रेया की आंखों में उसके लिए अब कोई सवाल या कंफ्यूजन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। और ये नफरत किसी भी तरह के जख्म से ज्यादा दर्दनाक थी। वो वहीं खड़ा रहा और श्रेया उसे छोड़कर चली गई। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश अपनी इन्वेस्टिगेशन में जुटे हुए थे। अपने दोस्त कमिश्नर सावंत की मदद से उन्होंने 20 साल पुरानी जंगल की आग वाली केस फाइल फिर से खुलवा ली थी, लेकिन बहुत देर तक फाइल के पन्ने पलटने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। केस को एक हादसा बताकर बंद कर दिया गया, लेकिन मेरा दिल कहता है कि सच कुछ और है। ये केस जितना सीधा दिख रहा है उससे लाख गुना ज्यादा खतरनाक है। ये बात सोचते हुए प्रकाश माथुर फाइल के साथ मिली फोटोज की डिजिटल कॉपी देख रहे थे। टूटी हुई जमीन, जले हुए पेड़ और जानवरों के वो अजीब निशान, सभी फोटोज उनके सामने थी। लेकिन तभी उनकी नजर उनमें से एक फोटो पर गई, जिसे शायद पहले किसी ने नोटिस नहीं किया था। कंप्यूटर पर उस फोटो को देखकर प्रकाश के मन में कई सवाल चलने लगे। उन्होंने तुरंत उस फोटो को जूम किया और तभी उन्हें जली हुई झाड़ियों के पास मिट्टी में आधा धंसा हुआ एक छोटा सा चमकता हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। वो ऑब्जेक्ट एक लॉकेट का टूटा हुआ हिस्सा लग रहा था। ये तो एक लॉकेट है। क्या उस वक्त की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को ये नहीं मिला था? प्रकाश ने तुरंत कमिश्नर सावंत को फोन लगा दिया। हेलो सावंत, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। उस 20 साल पुरानी फाइल के साथ जो फोटोज है ना, उनमें से एक फोटो में एक छोटा सा लॉकेट का टुकड़ा दिख रहा है। क्या वो एविडेंस में जमा हुआ था? लॉकेट? नहीं प्रकाश, फाइल में तो लॉकेट का कोई जिक्र नहीं है। शायद किसी की नजर ही नहीं पड़ी होगी उस पर। अच्छा ठीक है। फिलहाल मैं उस जगह पर एक बार फिर से जाना चाहता हूँ। और हाँ, मैंने तुम्हें उस लड़के रोहन के बारे में पता करने को कहा था। कुछ मिला क्या? हाँ, मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया है। वो पंचगनी के एक अनाथालय से है, आशियाना अनाथालय। उसके आगे पीछे कोई नहीं है, बस एक गार्जियन है, जॉन डिसूजा, जो अनाथालय चलाता है। लड़के का रिकॉर्ड एकदम साफ है। साफ रिकॉर्ड या सफाई से साफ किया गया रिकॉर्ड? सच में कुछ नहीं मिला? हाँ यार, मैंने खुद एक डिटेल्स चेक की है। लड़के का रिकॉर्ड एकदम साफ है। ठीक है सावंत, थैंक्स यार। और किसी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं तुझे कॉल करूंगा। ये कहकर प्रकाश ने फोन रख दिया, लेकिन फोन रखने के बाद वो गहरी सोच में डूब गए। तो एक तरफ इन जानवरों के हमले, दूसरी तरफ रोहन का अतीत, क्लीन रिकॉर्ड और अब ये लॉकेट। हो ना हो, ये सारी कड़ियां आपस में कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं। मुझे आगे पता करना होगा, क्योंकि मेरा दिमाग कभी गलत नहीं होता और मेरा दिमाग कह रहा है कि ये लड़का जो दिखता है वो है नहीं। एक तरफ प्रकाश रोहन के बारे में सबूत ढूंढने में जुटे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रोहन
अपने कमरे में अकेला बैठा एकटक दीवार को देखे जा रहा था। श्रेया के शब्द आई हेट यू उसके कानों में गूंज रहे थे। उसका दिल टूटा हुआ था और आज पहली बार उसे अपनी इस बेपनाह ताकत पर गुस्सा आ रहा था। क्या फायदा ऐसी ताकत का जब मैं उस एक इंसान को ही सच नहीं बता सकता जिससे मैं प्यार करता हूँ। रोहन के अंदर का गुस्सा और उसका दर्द उसकी शक्तियों को और भी भड़का रहा था। उसे महसूस हुआ कि अचानक उसके कमरे की लाइट्स झिलमिलाने लगी। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसके हाथ के चारों तरफ एक नीले रंग की हल्की सी एनर्जी की लहर दौड़ रही थी। ये सब उसके लिए नया था। उसके शरीर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये क्या हो रहा है? आखिर मेरी पावर्स को हो क्या रहा है? पहले हीलिंग और अब ये। वो गुस्से में उठकर खड़ा हो गया, लेकिन तभी कमरे की लाइट एक झटके से बंद हो गई और बल्ब टूटकर जमीन पर बिखर गया। रोहन डर गया। वो समझ गया था कि ये सब उसकी ताकत बढ़ने की वजह से हो रहा था। उसकी ताकत बेकाबू हो रही थी और नए खतरनाक रूप ले रही थी। मुझे खुद को शांत रखना होगा। मुझे मेरे सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। मुझे उस ब्लॉगर से मिलना होगा और अंकल जॉन से भी। शायद वही मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ और क्या बनता जा रहा हूँ। वहीं श्रेया अपने बिस्तर पर मुंह छिपाकर रो रही थी। नैना उसके पास ही बैठी थी। श्रेया ने रोहन और शनाया की बात उसे बता दी थी। श्रेया प्लीज रो मत। उस लड़की के लिए अपने आंसू बर्बाद मत कर। वो इसके लायक नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा नैना। मैंने सच में उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। यही तो इन लड़कों की चाल होती है श्रेया। वो पहले ही भरोसा जीते हैं और फिर लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। अच्छा हुआ जो तुझे उस लड़के का सच सही टाइम पर पता चल गया। मैं क्या करूं नैना? मुझे अब किसी पर यकीन नहीं होता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग फट रहा है। तुझे किसी और पर यकीन करने की जरूरत भी क्या है श्रेया? मैं हूं ना तेरे साथ हमेशा। हम दोनों काफी हैं एक दूसरे के लिए। ये बात कहते हुए नैना ने श्रेया का हाथ पकड़ लिया। नैना की बातें उसके लिए किसी मरहम की तरह थी, लेकिन इस वक्त नैना की आंखों में एक अजीब सा जुनून था। वो श्रेया को दिलासा नहीं दे रही थी, बल्कि उसे दुनिया के हर लड़के के खिलाफ भड़का रही थी। मैं तुम्हें कभी किसी का नहीं होने दूंगी श्रेया, चाहे वो संकेत हो या रोहन। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। कुछ ही देर में श्रेया को नींद आ गई। श्रेया के सो जाने के बाद नैना उसके कमरे में अकेली बैठी रही। उसके चेहरे पर अब हमदर्दी का नकाब नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून दिखाई दे रहा था। उसने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाल ली और उसके पन्ने पलटने लगी। डायरी में 2 छोटी लड़कियों की फोटोज थी। उनमें से एक श्रेया थी और दूसरी नैना। लेकिन नैना की फोटो पर किसी ने गुस्से से कई लकीरें खींच दी थी। नैना एकटक उन दोनों फोटोज को देखे जा रही थी। हमेशा से सब कुछ तुम्हें ही मिला है श्रेया। बेस्ट पेरेंट्स, बेस्ट घर, बेस्ट लाइफ और बेस्ट दोस्त भी सब तुम्हारी ही तारीफ करते हैं। मुझे बचपन से कुछ नहीं मिला। तुम्हारे साथ कॉलेज जाती हूँ क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ मेरा भी एडमिशन उसी कॉलेज में करवा दिया ताकि मैं तुम्हारा ध्यान रख सकूं। मेरे पापा की हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कह सके। जिंदगी भर तुम्हारी नौकर बनकर रही हूँ, लेकिन अब नहीं। ये बात सोचते हुए नैना ने एक पन्ना खोला जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जो मुझे नहीं मिला वो श्रेया को भी नहीं मिलेगा। अब मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। मैं तुम्हें इतना अकेला कर दूंगी कि तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई और नहीं बचेगा। न संकेत, न रोहन, न ये घर, न तुम्हारे माँ बाप। कोई नहीं रहेगा तुम्हारे साथ। तुम सिर्फ मेरी दोस्त बनकर रहोगी। मैं तुम्हें जैसा कहूंगी तुम वैसा ही करोगी। ये कहते हुए नैना मंद मंद मुस्कुराने लगी। उसका ये जुनून सिर्फ दोस्ती की जलन से नहीं, बल्कि एक ऐसे गहरे कॉम्प्लेक्स और जलन से पैदा हुआ था जो सालों से उसके दिल में पल रहा था। वो श्रेया को पूरी दुनिया से अलग कर देना चाहती थी। अगले दिन कॉलेज में संकेत अकेला बैठकर कुछ सोच रहा था। हालांकि रोहन के बारे में पता करने के बाद वो बड़ा खेल खेलने की फिराक में था, लेकिन स्टोर रूम में जब उसने श्रेया की आंखों में रोहन के लिए बेइंतहा दर्द देखा तो उसे कहीं न कहीं एक अजीब सी जलन होने लगी। और तभी शनाया मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बैठ गई। अकेले क्यों बैठे हो हीरो? सेलिब्रेट नहीं करना? किस बात का सेलिब्रेशन? रोहन को उसकी औकात दिखाने का। अब देखो श्रेया भी रो धोकर तुम्हारे पास ही वापस आएगी।
तुम्हें लगता है ये सब करने के बाद वो मुझ पर भरोसा करेगी? अरे हमने उसका भरोसा तोड़ा है शनाया। मैंने भी उसका दिल दुखाया है। ओह कम ऑन, इतना सेंटी क्यों हो रहे हो? लव एंड वॉर में सब जायज है। ये प्यार नहीं था शनाया, ये तुम्हारी बेइज्जती का बदला था। और तुमने इस सब में मुझे भी घसीट लिया। तुम्हारे लिए मैं भी बस एक मोहरा हूं और कुछ नहीं। ये बात कहते हुए संकेत को श्रेया की याद आ रही थी, उसका सच्चा प्यार, उसकी मासूमियत। तभी अचानक उसके दिल में श्रेया को वापस पाने की इच्छा जाग उठी। वहीं संकेत का जवाब सुनकर शनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि हम दोनों चाहते थे। यू नो, तुम जैसे लड़के मुझ जैसी लड़की के लायक ही नहीं हो। इतना कहकर शनाया उठकर वहाँ से चली गई और संकेत कुछ नहीं कह पाया। ओह, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। श्रेया को इस हाल में पहुंचाने का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे कुछ करना होगा। श्रेया के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। संकेत ये बात सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर रोहन पर गई, जो कैंटीन के दूसरे कोने में अकेला टूटा हुआ बैठा था। मुझे नहीं लगता कि शनाया का प्लान काम किया होगा। श्रेया भी शायद इसी रोहन के बारे में सोचती है। अगर मुझे श्रेया को वापस अपनी जिंदगी में लाना है तो मुझे रोहन को हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकालना ही होगा। और इस काम के लिए मेरे पास उसका सबसे बड़ा राज है, उसका अनाथ होना। अगर ये भी काफी नहीं हुआ तो मैं आशियाना अनाथालय जाऊंगा। लेकिन इस रोहन को श्रेया की जिंदगी से निकाल कर ही रहूंगा। संकेत के मन में अब एक नया और खतरनाक प्लान जन्म ले रहा था। वो रोहन के राज को अब श्रेया को पाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि रोहन और श्रेया पहले से ही अलग हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश माथुर अपनी पुरानी कार से शहर के बाहर उसी जंगल की तरफ निकल चुके थे जहां 20 साल पहले आग लगी थी। उनका तजुर्बा कह रहा था कि उस बंद हो चुकी फाइल में ही सारे जवाब छिपे थे। जंगल का वो हिस्सा अब भी वीरान और हल्का हल्का जला हुआ सा लग रहा था। प्रकाश कार से उतरते ही केस फाइल की फोटोज से लोकेशन को मिलाने लगे। जगह तो यही है। अब मुझे बस वो लॉकेट ढूंढना है। अगर वो आज भी यही हुआ तो बस मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। फिर क्या था, प्रकाश किसी जासूस की तरह जमीन की हर चीज को गौर से देखने लगे। घंटों की तलाश के बाद वो लगभग हार मान चुके थे, लेकिन तभी उनकी नजर एक पुरानी जंगली बेल पर गई। बेल के नीचे मिट्टी में आधी धसी हुई उन्हें एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। प्रकाश ने अगले ही पल मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उस चमकती हुई चीज से मिट्टी हट रही थी, वैसे वैसे प्रकाश की हड़बड़ाहट बढ़ती जा रही थी। और कुछ देर मिट्टी हटाने के बाद उन्हें एक लॉकेट दिखाई दिया जिसमें भेड़िए के पंजे का निशान बना था। ये ठीक वैसा ही निशान था जो हाल में हुए हमलों की जगह पर मिला था। मिल गया। मैं जानता था इस अजीब से केस की एक बड़ी कड़ी 20 साल पहले के केस से जरूर जुड़ी है। ये बात सोचते हुए प्रकाश ने लॉकेट को खोल दिया। अंदर फोटो रखने की जगह तो थी, लेकिन वहाँ फोटो गायब थी। मगर लॉकेट के पीछे बहुत छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। ARYAN आर्यन। आर्यन, ये किसका नाम हो सकता है? कहीं ये इस लॉकेट के मालिक का नाम तो नहीं है? या प्रकाश के मन में बहुत सारे सवाल चलने लगे, लेकिन तभी उन्हें झाड़ियों में से कुछ हलचल महसूस हुई। प्रकाश ने तुरंत अपनी पर्सनल गन निकाल ली। कौन है वहाँ? सामने आओ। मैं कहता हूँ सामने आओ। कौन है वहाँ? सामने से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन प्रकाश को एहसास हो चुका था कि कोई उस पर नजर रख रहा था। अगले ही कुछ सेकंड में झाड़ियों से आवाज बंद हो गई। प्रकाश भी मौका देखकर अपनी कार में जाकर बैठ गए।
लगता है मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ, क्योंकि यहाँ कोई तो है जो नहीं चाहता कि मैं इस राज की तह तक पहुँचूं, इसीलिए मेरे ऊपर नजर रख रहा है। ये कहते हुए प्रकाश ने गाड़ी चालू की और तुरंत वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ श्रेया लाइब्रेरी में अकेली बैठी थी। उसका मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। वो बार बार रोहन के बारे में सोच रही थी। क्या सच में उसने मुझे धोखा दिया है या ये शनाया की कोई चाल थी? मैं किस पर यकीन करूं, क्योंकि बार बार मुझे यही लग रहा है कि रोहन गलत नहीं था, उसे फंसाया गया है। पता नहीं क्यों शनाया और रोहन के साथ में होने की बात मेरे गले से नहीं उतर रही। ये बात सोचते हुए उसने अपनी स्पोर्ट्स मेडिसिन की किताब निकाली, लेकिन तभी किताब के अंदर एक छोटा सा कागज नीचे गिरा। ये तो रोहन की हैंडराइटिंग है, लेकिन ये पेपर मेरी बुक में कहाँ से आया? शायद उस दिन आ गया होगा जब हम स्टॉल पर काम कर रहे थे एक साथ। ये बात दिमाग में आते ही श्रेया उस पर लिखे कुछ शब्द पढ़ने लगी। जब वो हंसती है तो लगता है जैसे सारी कायनात मुस्कुरा रही हो, लेकिन जब मैं उसकी आंखों में आंसू देखता हूँ तो लगता है जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई हो। मैं उसे कैसे बताऊं कि वो मेरे लिए क्या है? मैं उसे कैसे बताऊं कि उसका दर्द मेरा दर्द है? मैं उसे अपनी जिंदगी समझता हूँ। ये पढ़कर श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। ये शब्द इतने सच्चे और बहुत गहरे हैं। कोई झूठा इंसान ऐसा नहीं लिख सकता। इसका मतलब रोहन सच कह रहा था और मैंने उस पर यकीन नहीं किया। मुझे उससे बात करनी चाहिए। श्रेया को अब जल्द से जल्द रोहन से बात करनी थी ताकि वो शनाया का असली मकसद जान सके। उसे रह रह कर वो पल याद आने लगा जब उसने रोहन को बेइज्जत किया था, उस पर चिल्लाई थी। उस पल को याद करते ही उसने तुरंत अपना फोन निकाला और रोहन का नंबर डायल किया। घंटी जा रही थी, लेकिन रोहन ने बहुत देर तक फोन नहीं उठाया। श्रेया ने फिर से डायल किया, लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं आया। रोहन फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? मुझे उससे मिलना होगा। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। वो उस कागज के टुकड़े को सीने से लगाए लगभग भागते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। लेकिन उसे क्या पता था कि रोहन इस वक्त एक ऐसी मुसीबत में था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी जिंदगी की उथल पुथल से जूझते हुए रोहन अपने अतीत के राज को सुलझाने में जुट गया। वो 20 साल पहले चांद के बच्चों नाम का आर्टिकल लिखने वाले उस लोकल ब्लॉगर से मिलने के लिए पंचगनी के पास एक छोटे से कस्बे में पहुंच गया था। कुछ देर पूछताछ के बाद रोहन ने उस ब्लॉगर का नाम पता कर लिया। उस ब्लॉगर का नाम अजय मेहरा था। रोहन बिना देर किए उस छोटे से न्यूज एजेंसी में पहुंचा जहां अजय काम करता था। एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर अजय मेहरा से मिलना है। अजय मेहरा? हाँ, वो पीछे वाले केबिन में होंगे, लेकिन वो अब ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं है। ठीक है, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? हाँ, जाओ, तुम भी कोशिश करके देख लो। रोहन हिम्मत करके केबिन में गया। केबिन के अंदर एक 45 से 50 साल का आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर थकान और एक अजीब सा डर था। मिस्टर अजय मेहरा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम रोहन है, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। सर, ये बात बहुत जरूरी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जल्दी बोलो। सर, मैंने आपका वो ब्लॉग पढ़ा था 20 साल पुरानी जंगल की आग के बारे में, जो आपने लिखा था चांद के बच्चों के बारे में। ये शब्द सुनते ही अजय के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत घबरा कर खड़ा हो गया। वो सब मैं भूल चुका हूँ। वो बस एक कहानी थी। अब तुम जाओ यहाँ से। प्लीज सर, मेरे लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे लगता है उस आग का मेरे परिवार से कोई कनेक्शन है और आप उसमें मेरी मदद कर सकते हैं। रोहन ने ये कहते हुए अपने गले में पहना लॉकेट निकाल लिया और अजय को दिखाने लगा, जिसे देखकर अजय का मुंह हैरानी में खुला का खुला रह गया।